हेलो, नमस्कार, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। चलो, और सब बढ़िया चल रहा है। तैयारी कैसी चल रही है आने वाले ऐसा जो रेलवे का जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं आज फिर वही करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर में आज बहुत ही बेहतरीन से सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जय हिंद, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, सब बढ़िया होंगे। मैं हर्षवर्धन एग्ज़ाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं आज के क्वेश्चनों से कि आज के क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का घर बना है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि भारत में पहला बायोपॉलीमर, ठीक है, ध्यान रखना, बायोपॉलीमर, क्लियर है ना, बायो पॉलीमर का घर, बायोपॉलीमर का घर आपको दिखा। दरअसल हम पॉलीमर का यूज तो काफी करते हैं, पर बायो नहीं होते वो। ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित करते हैं। तो इस चीज को लेकर जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये बना है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। बात करते हैं इसके बारे में। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये पहली बार इसकी आधारशिला रखी गई है। आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कल उनका, आज मतलब मैं आप बता रहा हूँ, आज उनका जो है बहुत ही मतलब एक बड़ा कुंभ समापन का कार्यक्रम होने वाला है। मैं एक क्लास लेकर आऊंगा आपके सामने जिसमें मैं केवल आपको कुंभ के बारे में बताऊंगा। 1 या 2 दिन में आपको मैं बता दूंगा, कल या परसों में आपको मैं पढ़ा दूंगा वो वाली क्लास। ठीक है, ये प्लांट बलरामपुर में शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़, ध्यान रखना, 2850 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक को टिकाऊ बायोपॉलीमर से बदला जाए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। ये पहल भारत के जो आत्मनिर्भर कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी स्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप रखी गई है। ठीक है, बलरामपुर में आपको जो ध्यान रखना है, आपको एक बात और ध्यान रखना है, क्या कि बलरामपुर जो है उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में से एक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कैसा जिला है? उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला है। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश का कैसा जिला है? उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला है। क्लियर? इसके बाद चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 में आयोजित कहाँ किया गया? दरअसल हर बार जो है सैनिक शांति सम्मेलन होता है, वो अलग अलग देश इसको आयोजित करते हैं। महिलाओं के लिए इस तरह का कोई भी शांति सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाता था। अभी फिलहाल जो है वो क्या किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए पहला शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन तक ये सम्मेलन चलने वाला है। इसकी थीम की अगर बात करें तो शांति अभियान में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ध्यान रखना इसकी थीम क्या है? शांति अभियान में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य, इसका जो है क्या है? थीम है। और अगर बात करेंगे तो इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के द्वारा हुआ है। ध्यान रखना, इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है विदेश मंत्रालय और जो है कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा जो है किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व जीन पियरे, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो है जीन पियरे, लैकोइस्क और क्रिश्चियन सार्डर्स ने किया था। इसका ध्यान रखना कि यूएन की तरफ से इस कार्यक्रम में कौन आए थे? तो जीन पियरे और दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं क्रिश्चियन सैंडर्स। इसमें ये 2 व्यक्ति जो है इसमें आए थे। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगर बात करेंगे तो जो शांति सैनिक हैं उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जब महिलाओं की बात चल रही है तो महिलाओं की बात में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को आप ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस भी क्या किया जाता है? रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ आप बता देना कि सरोजनी नायडू, किसका? सरोजनी
नायडू का क्या होता है, इस दिन जन्मदिन होता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू का यहाँ क्या होता है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है। ठीक। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है जो इस समय चर्चा में है, इस समय जो है वो क्या है, चर्चा में। दरअसल प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है मन की बात। ठीक है, एक कार्यक्रम आता है मन की बात। तो मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में सोलिगा जनजाति की जो चर्चा है वो किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। और ये जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। दरअसल ये जनजाति जो करती है क्या, कि वन और जितने भी जो वन्य जीव हैं, वन और वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है ये जो है क्या है, प्रसिद्ध है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें मैं तुम्हें और 2-3 काम की बात बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम था 119वां। इस कार्यक्रम में इन्होंने इस जनजाति की बात की है। इसमें बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, जिसको बीआरटी टाइगर रिजर्व जो है कहा जाता है, इसमें सोलिगा जनजाति का जो है इन्होंने जिक्र किया है। और उनके संरक्षण में जो बाघों का जो संरक्षण किया गया है उनकी प्रशंसा की है। और सोलिगा जो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाने वाली जो है एक वनवासी जनजाति है। इनके नाम का अगर अर्थ देखें, अर्थ क्या होता है, तो इनके नाम का अर्थ होता है बांस के बच्चे। और अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये अनुसूचित जातियां भारत की कुल जनसंख्या का, भारत में अगर बात करें कि भारत में एसटी कितनी है, तो भारत में एसटी कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या एसटी की, वो कहाँ पर है, मिजोरम में, फिर लक्षद्वीप, फिर मेघालय, फिर नागालैंड। ठीक है। और इसके अलावा एमपी और यूपी जो है ये संख्या बल के आधार पर, इसमें आपको ध्यान रखना है, संख्या बल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर इसमें जो है आप कह सकते हैं एसटी अधिक है। ठीक है, इनमें एसटी जो है अधिक है आपके यूपी और एमपी में। क्लियर है। अगला, अगर आपसे हाँ मैं एक बात करूं कि जो एसटी है, एसटी को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, जरा मुझे बताओगे। एसटी को जो दर्जे दिए गए हैं उनको काम करने के लिए, या उनके लिए जो योजनाएं आती हैं वो कौन सी अनुसूची के द्वारा आती हैं, मुझे ये बताओ। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिंटेल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है। तो ये उत्तरी पिंटेल बत्तख जो है ये काफी चर्चा में है इस समय, और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आप अगर भारत के मैप की अगर बात करोगे तो भारत के मैप में ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे भारत का पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से में ये जो पॉइंट है आपका, जो एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, किबीथू। किबीथू जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो किबीथू के पास अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है, हाल ही में पिंटेल बत्तखों का झुंड जो है क्या किया गया है, दिखाई दिया है। ये जो है 13,500 फीट की असाधारण ऊंचाई पर, सामान्यतः बत्तख इतनी ऊंचाई पर दिखाई नहीं देती, पर ये बत्तख इतनी ऊंचाई पर जो है दिखाई दी गई है। इन बत्तखों की अगर बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम अनास एक्यूटा, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका वैज्ञानिक नाम अनास एक्यूटा है, और प्रवासी जल पक्षी हैं। ठीक है। इसके अलावा ये अंटार्कटिका को छोड़कर शेष महाद्वीपों में क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। एशिया में थोड़ी इनकी संख्या कम है, बाकी और महाद्वीपों में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। ठीक। और ये जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहने और प्रजनन करने से जो है क्या करती हैं, बचती हैं। वहां पर जो है मौसम जो है थोड़ा सा गर्म होता है, इस वजह से ये बच्चे देने से वहां पर बचती है। इसके अलावा आपको नोट वाला जो पॉइंट है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बत्तख है उसका नाम क्या है, मस्कोवी बत्तख है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बत्तख है, दुनिया की सबसे बड़ी बत्तख का नाम क्या है, मस्कोवी बत्तख। दुनिया की सबसे बड़ी बत्तख का नाम मस्कोवी बत्तख है। ठीक। अगला एक क्वेश्चन है कि विश्व अगला एक क्वेश्चन है क्या, कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2024-2025 मंत्रालय के द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये
शुरू की गई पहल है। तो ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य और सॉरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें दरअसल आपको ध्यान रखना है कि ये एक क्रिएटर हैकाथॉन है और इसको वेब लैब्स, आपको मैं समझा दूंगा वेब लैब्स क्या होता है। वेब लैब्स द्वारा इसको जो है प्रसारण और सूचना मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। इसमें इसका अगर उद्देश्य देखा जाए तो ये मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विचारों को किस तरीके से हम और बढ़ा सकते हैं, नए नवाचारों से, और क्या हम अपने जो इंडस्ट्री है, हमारी जो एड इंडस्ट्री है, उसमें और क्या बदलाव ला सकते हैं, ये उनका एक प्रमुख मंच बना हुआ है। ठीक, अगर बात करें तो ये भारत को कंटेंट निर्माण, भारत की प्रौद्योगिकी एकीकरण और रचनात्मक उद्योग विकास में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए जो है मदद करेगा। और इसमें मुख्य अगर बात करें अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जो हुए थे शामिल, वो हुए थे हमारे वाणिज्य मंत्री। और इस समय हमारे वाणिज्य या उद्योग मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप बता सकते हैं पीयूष गोयल। कौन है? उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किस मिशन के डेटा का उपयोग करके बनाया गया है? दरअसल हाल ही में वापस भारत ने एक जो चांद है, चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक जो है पिक्चर क्या की है, बनाई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की पिक्चर बनाई है और ये पिक्चर जो है चंद्रयान 3 के द्वारा क्या की गई है, बनाई गई है। अगर बात करें तो चंद्रयान 3 इसरो के वैज्ञानिकों ने जो है इसको छोड़ा था, और इसमें अगर बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो के शोधकर्ताओं ने, पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो के शोधकर्ताओं ने दोनों ने मिलकर, ध्यान रखना, पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो के जो वैज्ञानिक है, दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस पिक्चर को क्या किया, बनाया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, ये रोगोलित संरचना का विश्लेषण किया है। ये मानचित्र ऊंचे इलाकों और निचले मैदानों को जो है इसमें दर्शा रहा है कि चांद में किस तरीके के ऊंचे इलाके हैं, मैदान हैं, उनके बारे में ये जानकारी दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि चांद पर एक सागर है जिसका नाम क्या है? शांत सागर। चांद पर शांत सागर है और इसके अलावा यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चांद पर जो है वायुमंडल नहीं है, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा चांद की अगर बात करेंगे तो चांद का केवल 57% भाग ही, चांद का पृथ्वी से केवल 57% भाग ही, वो भी ध्रुवों से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा चांद के बारे में जरा बात करते हैं तो चांद का सबसे बड़ा गड्ढा जो है उसका नाम है एटनिक बेसिन। चांद का जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका नाम क्या है? एटनिक बेसिन, जो 2500 किलोमीटर का व्यास का है। आपको ध्यान रखना है 2500 किलोमीटर व्यास का है। और चांद जो है वो आपको ध्यान होगा, ये वाली बात तो बतानी नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का ये क्या है? एकमात्र उपग्रह है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि चांद जो है वो क्या है? चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 1969 में सबसे पहले अमेरिका के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था अपोलो 11। और अपोलो 11 के द्वारा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, और इसके अलावा बज जो है एल्ड्रिन, ये जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने थे। भारत ने 3 बार चांद पर पहुंचने का प्रयास किया है। सबसे पहला 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था जो सफल रहा था। उसके बाद भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से MK 3 जो इंजन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो है भारत की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो सही तरीके से हो नहीं पाई और भारत का ये मिशन जो है फेल माना गया। उसके बाद भारत ने तीसरा मिशन भेजा जिसका नाम था चंद्रयान 3, और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और इसकी जो लैंडिंग है, आपसे पूछा जाए तो इसकी जो लैंडिंग है वो कैसी रही थी? इसकी लैंडिंग सफल रही थी। ठीक है, इसकी लैंडिंग सफल रही थी। ठीक, अगर बात करें, जरा आप मुझे बताओ कि एक इसरो है, इसरो की अगर आपसे पूछी जाए कि इसरो की जो हेडक्वार्टर है,
इसरो के हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आप बताना कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जम्मू कश्मीर की पहली EFIR, ठीक है, FIR किस माध्यम से दर्ज की गई है? जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ईमेल के द्वारा FIR की है, ठीक है। ईमेल के द्वारा क्या किया गया? पहली बार FIR दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन के खरीब में है, जहां ईमेल से शिकायत के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है वो पुलिस ने दर्ज कर ली है। न्यू कॉलोनी खरीब निवासी मुश्ताक अहमद नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने आदिल अहमद भट्ट और बिलाल अहमद भट्ट के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें पुलिस ने 17/2025 पुलिस स्टेशन करीब संबंधित धाराओं के तहत जो है क्या कर लिया है, कुछ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर, इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय वहां के जो सीएम हैं उनका नाम उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर के सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? उनका नाम है उमर अब्दुल्ला, ठीक। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए छोटे ऋण की सीमा बढ़ाकर उधारकर्ता में कितनी कर दी है? तो इनकी जो है कितनी कर दी है? 3 करोड़ रुपए तक कर दी है। आरबीआई ने छोटे ऋण की सीमा बढ़ाकर जो है उधारकर्ता के रूप में 3 करोड़ कर दिया। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। नए मानदंडों के अनुसार शहरी जो सहकारी बैंक है 31 मार्च 2026 तक ये सुनिश्चित करेंगे कि 50% तक ऋण जो दिए गए हैं वो छोटे मूल्य के उद्योगपतियों को जो है क्या किए गए, दिए गए हैं। रियल एस्टेट और आवास के लिए ऋण की सीमा कुल परिसंपत्तियों के 10% तक सीमित कर दी गई है, जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने की सीमा तय अभी जो है की गई है। सबसे पहले जो ऋण देने हैं वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को क्या करने हैं, देने हैं। भारत की अगर बात करें तो सहकारी बैंकों की स्थापना भारत में 1904 में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा भारत में पहली बार सहकारी बैंकों की स्थापना की गई थी। और 1894 में बड़ोदरा में भारत का पहला सहकारी बैंक बना। बड़ोदरा में भारत का पहला सहकारी बैंक बना था। और 1966 में, ध्यान रखना है, 1966 में सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाया गया, ठीक है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं थे। ये काम जो किया था वो किसने किया था? ये काम किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। ये काम किसके द्वारा किया गया था? ये काम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तेलंगाना सरकार कितने किलोमीटर लंबी रतन टाटा सड़क का निर्माण करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने, तो इसमें 42.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर तेलंगाना सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। जो है क्या की गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वो 41.5 किलोमीटर लंबी सड़क का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इसमें तेलंगाना 4030 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ORR रवियर आल को RRR अमनगल से ये क्या करेगी? जोड़ेगी। मतलब ये दो स्थान है जिसका नाम है रवियराल और RRR, ये 3 नाम हैं जिनको आपस में क्या करेगी? ये जोड़ेगी। और रवियराल से मीखरनपेट तक 19.2 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है, इसकी लागत अकेले की जो है वो कितनी है? 1665 करोड़ रुपए है। चलो मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं कि रेवंत रेड्डी यहाँ के कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। चरण 2 की अगर बात करेंगे तो मीरखानपेट से RRR अमानगल तक ये 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जिसकी कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी? 2365 करोड़। रतन टाटा के बारे में आपको ध्यान रखना है। रतन टाटा को जाना जाता है भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के रूप में। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या इसमें बात ध्यान रखनी है कि इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और इनका निधन 9 अक्टूबर की रात में 2024 को हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए हमने जो 10 क्वेश्चन पढ़े हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और उसके बाद हम और अच्छे कंटेंट पर काम कर रहे हैं। मैं आपको कुंभ के बारे में सारी जानकारी की वीडियो में दूंगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हम ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।